हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए फेडरलिज्म चैप्टर फ्रॉम सिविक्स एंड फॉर क्लास 10th। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म पे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, और फिर हम इससे जुड़े हुए आगे के सवालों को देखेंगे कि और इसमें क्या क्या कंटेंट दे रखा है रिलेटेड टू फेडरलिज्म। मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि आज जो लेक्चर में मैं जो भी कुछ पढ़ाऊँगी वो पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही मैं वर्बली आपको अपने लेक्चर में समझाऊंगी। तो मेरे नोट्स का पहला क्वेश्चन जो है वो बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच powers are divided among the different levels of government। देखिए, फेडरलिज्म जो होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स जो हैं वो हमारी सरकार की अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड है। अलग अलग लेवल्स का मतलब हो गया, टॉप लेवल पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, उसके नीचे लेवल पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है, उससे और नीचे लेवल पर हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है। तो जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर दी जाती है तो उस पूरे सिस्टम को फेडरलिज्म कहा जाता है। उसके अलावा फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ को संभालती है, हैंडल करती है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट रिलेटेड एवरीडे लाइफ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं उन्हें संभालती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ अपना अलग जुरिस्डिक्शन होता है। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्लेव बन के या गुलाम बन के काम नहीं करती है एक फेडरल कंट्री में। पहले हमारा फेडरल सिस्टम जो था उसमें 2 टायर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब हमारा फेडरल सिस्टम 3 टायर सिस्टम का हो गया है, जिसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लास्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर आपसे फेडरलिज्म का मीनिंग पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये एक ऐसा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को सेंट्रल और स्टेट में और अदर लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि ऐसे सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ होते हैं उन्हें हैंडल करती है, स्टेट गवर्नमेंट उन इश्यूज़ को हैंडल करती है जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकर बन के काम नहीं करती है, गुलाम बन के काम नहीं करती है, और हर लेवल का एक अलग जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब हर लेवल का एक अलग न्याय संहिता होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल के जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें हाई कोर्ट में सॉर्ट आउट किया जाता है, और नेशनल लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सॉर्ट आउट किया जाता है। और उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि पहले वी हैड 2 टायर सिस्टम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आती थी, लेकिन बाद में हमारे पास वो सिस्टम भी 3 टायर सिस्टम हो गया, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, और फिर उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, जो भी मैंने बातें आपको पहले आंसर में बताई वो सारी बातें भी आप लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में, और उसके साथ कुछ और पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। देखिए, पहले इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये बोला गया है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल कंट्री, या फिर ये पूछा जाए व्हाई डू वी कॉल इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो पॉइंट्स सारे एज इट इज़ सेम आएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर फेडरल कंट्री की बात पूछी गई है तो आप इन अ फेडरल कंट्री लगाकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। इन अ फेडरल कंट्री दिस पॉइंट फर्स्ट, सेकंड पॉइंट इन अ फेडरल कंट्री दिस। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स को इन अ फेडरल कंट्री लिखकर और फिर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाई डू वी कॉल इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो आप लिख सकते हैं इन इंडिया देन पॉइंट, इन इंडिया द पॉइंट। तो उससे क्या होगा, उससे आप एक ही आंसर को 2 बार एक अच्छी प्रेजेंटेबल मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं।
क्योंकि जो फीचर्स फेडरलिज्म के होते हैं वही फीचर्स इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो इंडिया के होंगे। तो आंसर जो है, क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनके आंसर सेम बनेगा, बिल्कुल एज इट इज़ सेम। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि आपको इन अ फेडरल कंट्री लगाना है अगर फीचर्स पूछ लिए जाए, लेकिन अगर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप इंडिया इन इंडिया लगाकर सारे आंसर को लिख सकते हैं। अब चलते हैं पहले पॉइंट पर कि फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर होता है। सबसे पहला फीचर फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, फेडरलिज्म जो होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। वो लेवल हो गया सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, इन अ फेडरल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट वर्क एज अ स्लेव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दूसरा पॉइंट कि एक फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्लेव बन के काम नहीं करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द फेडरल सिस्टम ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। और ये कहा जाता है फेडरल सिस्टम में, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, कि हर लेवल का अपना एक अलग जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ हाई कोर्ट में सॉर्ट आउट होते हैं और सेंट्रल रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सॉर्ट आउट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर्स हैं फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज़ आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी अलग पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फेडरल कंट्री में नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे देश में एक फेडरल कंट्री में या फिर फेडरलिज्म का ये भी एक फीचर है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, हमारी जो संविधान की किताब है अगर उसमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अगर पार्लियामेंट के 2/3 लोग ये कह देते हैं कि हाँ इस अमेंडमेंट को किया जा सकता है, इस चेंज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस चेंज को आसानी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा एक फेडरल कंट्री में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये कहा जाता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज एन एम्पायर वर्क करता है और वो डिसीजन सुनाता है। वापस से रिपीट करूँगी, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है एक फेडरल कंट्री में, तो उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है, और उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज एन एम्पायर वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये बता सकते हैं कि फेडरल कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है यूनियन टेरिटरीज़ की वर्किंग को रेगुलेट करने की। इट मीन्स ये कि हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके काम को एडमिनिस्टर भी कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट दी हुई हैं, जो लिस्ट भी एक फेडरल कंट्री को डिपिक्ट करती हैं या फिर एक फेडरल कंट्री के फीचर्स को शो करती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी हैं वो है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट हैं, ये 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें वो मैटर्स आते हैं जिन पर लॉ कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, या जिन पे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसके अलावा स्टेट लिस्ट में वो इश्यूज़ आते हैं, वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर डिसीजन लेने का, जिन पे लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, या जिनको हैंडल करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें रीसेंट ओरिजिन के जितने भी डेवलपमेंट देश में हुए हैं उन्हें रखा
जाता है, जिन्हें लगभग सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके संभालती हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की अगर बात करूं तो उसमें फॉरेन अफेयर, डिफेंस ऑफ द कंट्री, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस हर स्टेट की अलग होती है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस तरह की जो सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में मेंशन किए जाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। और जो रीसेंट ओरिजिन की जो चीज़ें हैं जिनका डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, उन सब्जेक्ट मैटर्स को भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है। तो ये थे हमारे तीनों लिस्ट और सारे फीचर्स फेडरलिज्म के। देखिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है जो कि मैंने देखा है। क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फेडरेशन। अगर आपसे नेचर ऑफ फेडरेशन पूछा जाए तो आपको सिर्फ तीनों लिस्ट मेंशन करनी है। अगर आपसे फीचर्स पूछे जाते हैं फेडरल कंट्री के तो ऑफ कोर्स आपको सब कुछ लिखना है, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपसे वाई डू वी कॉल इंडिया अ फेडरल कंट्री पूछा जाता है तो भी वो सारे पॉइंट्स आएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर सिर्फ फेडरलिज्म के नॉर्मल फीचर्स पूछे गए तो इन अ फेडरल कंट्री का स्टार्टिंग का लाइन लगा के आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए वाई डू वी कॉल इंडिया अ फेडरल कंट्री तो आप क्या लिख सकते हैं, इन इंडिया दिस, इन इंडिया दिस। तो आप इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट्स सेम रहेंगे, जो फीचर्स के पॉइंट्स हैं वही उस आंसर में भी आएंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द फेडरेशन नेचर ऑफ फेडरेशन, तो ये नेचर ऑफ फेडरेशन में आपका आंसर तीनों लिस्ट होंगी। तीनों लिस्ट को आप मेंशन करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स बताएंगे जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ फेडरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको तीनों लिस्ट को मेंशन करना है। अब हम चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज़ को भी दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। मैं फिर वापस रिपीट कर रही हूँ, जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज़ को भी दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी हमारे देश में 1992 में आई थी। तो इसने अपने साथ क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या चेंजेस हुए आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन, और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी ये किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को अपने साथ भारत लेकर आई। क्योंकि इस तरीके का बहुत बड़ा डिसीजन लेना कि सेंट्रल और स्टेट की पावर को लोकल बॉडीज़ को दे देना, ये बहुत रिस्क का काम है किसी भी बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। लेकिन इंडिया ने ये रिस्क ली, डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्ट किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, और डिसेंट्रलाइजेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज क्लास टीचर है, उन्होंने कुछ अपनी, मेन तो क्लास टीचर है, ठीक है, उससे ऊपर जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी थोड़ी ड्यूटीज़ क्लास टीचर को दे दी और क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने दोनों ने मिलकर थोड़ी ड्यूटीज़ क्लास के बच्चों को दे दी। उससे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो टीचर्स तक नहीं आनी चाहिए वो टीचर्स तक नहीं आती हैं और बच्चे लोकल ही अपनी या फिर अपने ही लेवल पर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी हमारे देश में क्या क्या रिजल्ट्स लेकर आई और क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्यों है। सबसे पहली चीज़
क्योंकि बेसिक आइडिया जो है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे वो ये है कि ऐसी बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें ऊपर तक लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाती हैं लोकल लेवल पर ही। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट लोकल लेवल पर ही करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें आप ये मान सकते हैं कि लोगों को अपनी लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा पता होता है, लोगों को ये पता होता है कि हमारी लोकेलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लेवल के ही जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसके लिए हायर लेवल तक प्रॉब्लम को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा लोकल बॉडीज़ जो होती हैं उन्हें ज़्यादा पता है कि कौन सा पैसा किस जगह पे कहाँ लगना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने एरिया में ये जानते हैं कि कितना पैसा किस चीज़ में लगना चाहिए और कितना फंड हमें लेना चाहिए। तो ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन की अच्छी बात है कि कितना पैसा कहाँ और किस डेवलपमेंट पे लगेगा, ये लोकल बॉडीज़ को लोकल एरिया के बारे में पता होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों की भी डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग हो पाती है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। क्योंकि देखिए, कोई अगर आपका नेता स्टेट गवर्नमेंट में बैठा है या कोई आपका नेता, आपका चुना हुआ नेता सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा है, तो प्रॉब्लम होने पर उनको कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपका नेता आपके ही बीच में लोकल लेवल पर आपके साथ है तो आपकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है और आप भी सरकार बनाने में डायरेक्ट अपनी डिसीजन मेकिंग दे सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स भी लोकल लेवल पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उसके अलावा आपको भी डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में क्या मिलेगा, आपको एक तरीके से पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। जैसे मैं बताऊं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनका बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, जो कि होता है नगर निगम। नगर निगम के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम पार्षद चुनते हैं जिन्हें काउंसिलर भी कहा जाता है। तो वो पार्षद जो होता है वो पर्सन हमारे ही एरिया से होता है, हमारे ही बीच में बड़ा हुआ हमने उन्हें देखा है, हम उनकी पर्सनालिटी को करीब से जानते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको लोकल लेवल इलेक्शंस में खड़ा किया जाता है और जब कोई कैंडिडेट हमारे इलाके से वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसे उस इलाके का या उस वार्ड का पार्षद घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने नेता के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत भी हो रही हो तो हम उन तक बात पहुंचा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन की। ये सारी नीड्स हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी 1992 में आई थी देश में, तो वो अपने साथ क्या क्या चेंजेस लेकर आई थी, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे इस पॉलिसी को और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इस पॉलिसी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या किया गया था। सबसे पहली चीज़, रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। जिस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन होने चाहिए रेगुलर, जैसे कि हमारे देश में होते हैं हर 5 साल में। उसके अलावा कुछ सीट्स जो थी वो एसटी एससीज के लिए रिज़र्व कर दी गई और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिज़र्व कर दी गई कि इन इलेक्शंस में कुछ सीट जो हैं उन पर एसटी नेता बैठेंगे, कुछ एससी बैठेंगे, कुछ ओबीसी वाले बैठेंगे। उसके अलावा 1/3 जो सीट्स थी वो लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए रिज़र्व कर दी गई। एंड जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन करवाने की बॉडी, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानी गई, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या माना गया कि एक जिम्मेदारी आ गई कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना भी फंड आएगा उसका थोड़ा फंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। तो ये सारे चेंजेस लाए गए जब
क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी 1992 में इंट्रोड्यूस की गई। तो ये सारे स्टेप्स उसके अंतर्गत लिए गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकला इस नए सिस्टम का। सबसे पहली चीज़ तो कि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि हमारे देश ने किया था अपने देश इंडिया के साथ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। लोगों को लग रहा था कि हो सकता है देश में क्योस हो जाए, हो सकता है देश में अनस्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। उसके अलावा आज की तारीख में हमारे पास करीब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हम आज तक पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस में क्या कर चुके हैं, वोट दे चुके हैं, जिता चुके हैं। तो इतने रिप्रेजेंटेटिव आज तक हम खड़े कर चुके हैं। उसके अलावा औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया क्योंकि लोकल बॉडीज़ पर भी औरतों को आने का मौका मिलता है, औरतों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, औरतों का भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। एंड आप ये बता सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल पाया है इस वजह से, क्योंकि जो स्टेटस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस स्टेट और सेंट्रल के लिए लिखी गई हैं वैसी ही गाइडलाइंस लोकल गवर्नमेंट के लिए भी लिखी गई हैं। तो जितनी इम्पोर्टेंस स्टेट और सेंट्रल को मिलती है उतनी ही लोकल गवर्नमेंट को भी मिलती है। ये सारे रिजल्ट्स थे डिसेंट्रलाइजेशन के, कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ, बहुत एफिशिएंट साबित हुआ जब ये 1992 में आया। तो आप ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। अब हम चलते हैं व्हाट आर द टू रूट्स टू फॉर्म फेडरेशंस। अब दो ऐसे रूट्स जिनसे हम किसी भी देश में फेडरेशंस जो होती हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो क्या क्या रूट्स हैं, आइए चलते हैं। देखिए, दो रूट्स जो होते हैं, एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दो तरीके के रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे देश में फेडरेशंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एक आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले चलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन पे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिलकर एक बिगर यूनिट बनाती हैं तो उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। कि कोई देश है जो छोटे छोटी टेरिटरीज़ में डिवाइड है लेकिन एक साथ मिलके उन्होंने एक बहुत बड़ा देश बना लिया, तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये कहा जाता है इससे देश की सोवरेनिटी बढ़ती है, देश की सुरक्षा बढ़ती है, सबसे अच्छी चीज़। उसके अलावा हमको एक आइडेंटिटी मिल पाती है। अगर हम बिखरे हुए हैं तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हम अगर साथ जुड़ गए तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे हमारी कहावत है, खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब मुट्ठी खुली रहती है तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जब वो बंद हो गई तो वो एक ताकत बन जाती है। तो यही कमिंग टुगेदर फेडरेशन की भी ताकत है। उसके अलावा इट इंक्रीजेज द सिक्योरिटी, और इस तरीके से देश को भी सिक्योरिटी मिलती है। देश अगर छोटा सा है, वीक है, तो उस पर कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी एक्सटर्नल पावर आके उस पर राज कर सकती है। लेकिन अगर देश छोटी छोटी यूनिट से मिलकर भी एक बहुत बड़ी यूनिट बन गया है तो देश की सवरैनिटी बढ़ती है, देश की आइडेंटिटी रिटेन होती है, और उसके अलावा देश की सिक्योरिटी हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है, देश की सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स। और इसमें स्टेट को भी इक्वल पावर्स दी जाती हैं जैसी सेंट्रल को दी जाती हैं। अब चलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी कंट्री अपने पावर को स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देती है तो उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। एक बहुत बड़ा देश है जिसने अपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स बांट दी हैं,
तो उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है और स्पेशल पावर्स जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में हम स्टेट को कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं है, लेकिन सेंट्रल जो है उसको पावरफुल मानते हैं और स्टेट जो है उसके पास भी अपनी इंडिविजुअल पावर्स होती हैं। इसमें देश आता है हमारा इंडिया, एक आता है स्पेन और एक आता है बेल्जियम। तो ये होते हैं दो रूट्स टू फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब हम चलते हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म की बात हमने करी कि एक देश फेडरल ऐसे बनता है, एक फेडरल देश के ये फीचर्स होते हैं, हमने सारी बातें करी। लेकिन अब इस फेडरल सिस्टम को, फेडरलिज्म के सिस्टम को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, मतलब ये किस तरीके से फंक्शन में लाया जाता है, आइए उसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि फेडरल कंट्री को फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्या किया जाता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो उस समय बनाई गई थी और ये जो था ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिएशन था उस समय का। मतलब जिन लोगों की भाषा एक साथ आती है या फिर मिली जुली रहती है, उनको एक ही स्टेट का पार्ट बना दिया जाए। इस तरीके का लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन उस समय किया गया था। और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब बहुत सारी बाउंड्रीज जो थी ओल्ड स्टेट की, उन्हें क्या किया गया था, उन्हें चेंज कर दिया गया था टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। इस तरह का काम हमने आज़ादी के बाद 1947 में किया था कि हमने जो लोगों की मातृभाषा, जो लोगों की मदर टंग एक जैसी होती है, उनको एक ही स्टेट में क्या कर दिया, हमने एक ही स्टेट में डाला। और इस तरीके का सिस्टम हमने किया कि जो स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज किया जिससे नई स्टेट्स को बनाया जा सके। जैसे उस समय स्टेट्स जो बनी वो बनी नागालैंड की, उत्तराखंड, झारखंड, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिनको हाँ बहुत समय पहले नहीं लेकिन एमर्ज किया गया, लेकिन तब भी हम ये कह सकते हैं कि इन्हें बनाया ही इसलिए गया है जिससे लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं उनका पर्पस सॉल्व हो सके। सारी स्टेट्स जो थी वो 1947 के बाद नहीं बनी थी, कुछ स्टेट्स अब नई भी बनी हैं। तो वो जो स्टेट्स हैं उनको भी इसीलिए बनाया गया है जिससे लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी तरह का प्रॉब्लम कहीं क्रिएट ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले नेशनल लीडर्स को इस बात का डर लग रहा था कि अगर स्टेट्स को नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट्स को अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांट दिया गया तो हो सकता है कि देश में प्रॉब्लम हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, रॉयट्स हो जाए, बहुत सारी चीज़ों का डर था नेशनल लीडर्स को। लेकिन बाद में पता चला कि इस तरह का लिंग्विस्टिक डिवीज़न जो था ये देश के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। तो आप ये सारी बातें लिंग्विस्टिक स्टेट फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए, हमारे देश में लैंग्वेज पॉलिसी को भी ऑप्ट किया गया था। लैंग्वेज पॉलिसी को ऑप्ट करना मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया था। हिंदी जो थी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, लेकिन हिंदी जो थी वो हमारे देश में सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। उसके अलावा जो और भाषाएं हमारी आती हैं उसमें लोग कॉन्वर्स करते हैं। तो हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि नियर अबाउट 40% लोग ही हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ लोग अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। तो 21 लैंग्वेजेस, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड या फिर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज घोषित किया गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन लोगों को भी ऑफिशियल दर्जा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन लोगों की लैंग्वेज को भी
ऑफिशियल दर्जा ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया, हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेजेस को उस समय पर रिकॉग्नाइज्ड घोषित कर दिया गया। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को देने के लिए बैठता है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना एग्ज़ाम इन 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है। मतलब और जो लैंग्वेजेस अभी भी इंट्रोड्यूस हुई हैं थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले, वो मतलब सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम उन लैंग्वेजेस में दिए जा सकते हैं। उसके अलावा स्टेट्स जो होती हैं उनकी खुद की अलग लैंग्वेज होती है ऑफिशियल। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की मारवाड़ी लैंग्वेज ऑफिशियल है। उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ मराठी लैंग्वेज है। बंगाल की बात करूं तो वहाँ बंगाली लैंग्वेज है। तो ऐसे हर स्टेट की भी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं और उन जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उन स्टेट्स की, उनके जो दस्तावेज, उनके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी होते हैं। उसके अलावा पहले हमने क्या किया था, 1965 में हमने इंग्लिश का यूज़ पूरी तरीके से बंद कर दिया था कि हमने इंग्लिश को बोलना ही ख़त्म कर दिया था और इंग्लिश लैंग्वेज को हमने प्रेफरेंस नहीं दी थी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमारी मदर टंग इंग्लिश है तो इंग्लिश की भी यूज़ को कंटिन्यू रखा जाए। और बेसिकली ये लोग जो थे ये साउथ इंडियन थे। तो इन लोगों ने ये डिमांड रखी कि अगर आप इंग्लिश भाषा को बंद कर दोगे, बैन लगा दोगे 1965 में जैसा हुआ, तो इन लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि इंग्लिश जो है वो भी कुछ परसेंट लोग भारत में बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज घोषित किया गया है हमारे देश ने। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से हमें उन चीज़ों से बचाया गया है जो चीज़ें कभी श्रीलंका वगैरह में हुई थी। श्रीलंका में, बेल्जियम में जो वॉर्स हुई थी, ठीक है, चाहे वो सिविल वॉर्स थी, वो जो हुई थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस की वजह से भी हुई थी। तो उन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमने अपने देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत सारी बना रखी हैं जिससे हर लैंग्वेज को अपनी रिस्पेक्ट मिल सके। और ये भी किया गया कि जब नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों ने इंग्लिश के लिए कहा कि इंग्लिश भी देश की लैंग्वेज होनी चाहिए, तो बाद में एट लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए एग्री हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की। थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड जो सिस्टम आता है जिसके थ्रू फेडरलिज्म प्रैक्टिस करता है देश में, पहला था लैंग्वेज पॉलिसी, पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा था लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इसमें क्या कहा जाता है कि अर्लियर इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ द पार्टी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट देन सम टाइम इट अराइजेज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज एट बोथ द लेवल। पहले क्या होता था, अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग है और स्टेट की गवर्नमेंट अलग है तो दोनों में कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, मतलब सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई हो जाती थी क्योंकि दोनों लेवल पर अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट बैठी हुई है। समटाइम सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, और कई बार तो इतना ज़्यादा क्योस, इतना कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता था दोनों लेवल्स के बीच में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर देती थी। इस तरह का जो सिस्टम था वो पहले चलता था, कई बार ऐसा होता था। लेकिन 1990 के बाद, 1990 के बाद कुछ चेंजेस देश में इम्प्लीमेंट किए गए, कुछ चेंजेस देश में इंट्रोड्यूस किए गए आफ्टर 1990। वो क्या क्या थे? सबसे पहली चीज़ तो एक सिस्टम बनाया गया कोलिएशन गवर्नमेंट का। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार का मतलब क्या है? सपोज एक पार्टी है, ठीक है, वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ वोट नहीं पा पाई तो वो क्या करेगी, छोटी इंडिपेंडेंट पार्टीज का भी सपोर्ट अपने साथ मिला लेगी और इस तरीके से मेजॉरिटी में आने की कोशिश करेगी।
तो इसे कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, जिसको आपने अपने इलेक्शंस के समय पे अपने घर में भी सुना होगा कि कहते हैं कि भाई इस साल एक सरकार मेजॉरिटी में नहीं आएगी, इस बार तो मिली जुली सरकार आएगी। तो वो जो मिली जुली सरकार होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती, तो वो मेजॉरिटी में आने के लिए छोटे छोटी पार्टीज़ को भी अपने साथ मिला लेती है, उनका समर्थन भी ले लेती है, तो उससे एक बड़ी पार्टी बन जाती है। उसे कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं मिली जुली सरकार। तो इस तरह का सिस्टम चलता है। नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो भी रीजनल पार्टीज़ के साथ अलाइंस बना लेती हैं, जिससे वो आसानी से सेंटर में राज कर सकें। तो ये था पूरा चैप्टर फेडरलिज्म। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हों, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को अपने साथ जोड़िए, क्योंकि मेरा जो भी कंटेंट है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं एनसीईआरटी के कुछ भी बाहर का आपको नहीं पढ़ाती हूँ, जो वर्बली बताती हूँ वो भी सब एनसीईआरटी में है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को फुल देखें, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे और मेरा जो मोटिव है वो भी कंप्लीट होता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाइए। अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।